उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 157 बाय उर्दू दास्तान। नशा आवर काफ़ी ठंडी हो जाने के बाद गर्म काफ़ी के लिए मुलाजमिन को बुलाने के बावजूद जब कोई न आया तो डीएसपी खुद बाहर निकल आया और तमाम लोगों को बेहोश पाकर मामले की संगीनी का एहसास होते ही वो होशियार हो गया था। मगर माज की फुर्ते बरवक्त कार्रवाई ने डीएसपी को बिलाखिर काबू कर ही लिया, जिसके बाद माज के सामने इसकी सारी होशियारियां ढेर हो गई और इसने फर तमाम हकीकतें हाल उगल दी। लेकिन माज का दिमाग इसके एक जुमले पर अटक गया जिसकी तशरीह जरूरी थी। डीएसपी ने कहा था, वैसे तो मुझे इत्तेफाक ने बचाया था कि मैं वो कॉफ़ी पीना भूल गया था। और जब माज ने वैसे तो का मतलब पूछा तो इसने भी तफसील बताने में कोई और महसूस नहीं किया। मेरे मुलाजमिन मेरी इस आदत से वाकिफ नहीं है, लेकिन मैंने ये उसूल बना रखा है कि जब भी मुझे सबसे अलग कोई खाने पीने की चीज़ दी जाए तो मैं इस चीज़ को अपने पालतू तोते या बिल्ली को चखा कर ये इत्मीनान जरूर करता हूँ कि इसमें कुछ मिलाया तो नहीं गया। मैं दुश्मनदार आदमी हूँ मिस्टर, मुझे ज़िंदगी एहतियात से गुजारने की आदत है। कितनी मजबूर ज़िंदगी है तुम्हारी, हर लम्हा मौत के डर के साथ जीते हो। इसने अपनी आदत को बहुत फ़ख्र से बयान किया था, लेकिन माज ने कुछ ऐसे अंदाज में इस पर तबसरा किया था जैसे इसकी ऐसी ज़िंदगी पर तंज और अफसोस कर रहा हो। मौत तो सबको ही आनी है। इसे माज का अंदाज बुरा लगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मौत तो सबको आनी है, लेकिन इसके आने के डर से यूं नफसियाती मरीज बनकर जीने वाला शख्स वही होता है जिसका आमाल नामा सियाहियों से भरा पड़ा हो। इसने ऐसा जवाब दिया कि जहीर खान का मुंह ही बंद हो गया। इसी असना में लाला की कॉल आने लगी। हम यहाँ पहुंचकर पोजीशन संभाल चुके हैं। अब तुम पुलिस से बाकायदा बातचीत का आगाज करो और इन्हें समझाओ कि अगर उन्होंने तुम लोगों को महफूज रास्ता नहीं दिया तो डीएसपी की फैमिली के साथ खुद पुलिस को भी अपना बहुत सा नुकसान हो जाएगा। कोशिश करने के मामला बहुत तेजी से तय पाए। देर होने की सूरत में इन्हें मजीद फोर्स जमा करने का मौका मिल जाएगा, और अगर वो तुम लोगों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए तो हमारे मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल हम रियासत के एक इदारे की भरपूर ताकत का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लाला के लहजे की गंभीरता ने इसके वजूद में सनसनाहट पैदा कर दी। इस बात का वाकई इम्कान था कि जो कुव्वतें इनके पीछे थी वो अपनी मतलब बरारी के लिए एक डीएसपी की कुर्बानी देने को ज्यादा अहम न समझती। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? लाला की कॉल से फारिग होकर इसने जहीर खान से सवाल किया। वहीं स्टडी में पड़ा होगा, काम नहीं कर रहा था इसलिए इसे वहीं छोड़कर आया था। मैं लेकर आता हूँ। इधर जहीर खान के मुंह से जवाब निकला, उधर विक्की इसका मोबाइल लेने के लिए दौड़ा। इस पर तो बहुत सारी मिस्ड कॉल आई हुई हैं। कुछ देर पहले भी इंस्पेक्टर साकिब के नाम से महफूज एक नंबर से कई कॉल्स की गई हैं। विक्की मोबाइल का इजाज़ा लेता वापस आया था, इसलिए इसके साथ इसे बताने लगा। इसने सवाले नज़रों से जहीर खान की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साकिब मेरा वफादार मातहत है। इसने सूरत हाल जानने के लिए मुझसे रब्ता करने की कोशिश की होगी, इसने शराफत से जवाब दिया। शायद वो ये बात समझ गया था कि वो लोग इससे अपने हर सवाल का जवाब जरूर लेंगे, इसलिए इसके हक में यही बेहतर है कि जितना मुमकिन हो इन्हें इनके सवालों के जवाब दे दिए जाएं। इसे बांध दो, फिर हम इसके वफादार से बात करते हैं। माज ने विक्की को हुक्म दिया और खुद डीएसपी के मोबाइल से इंस्पेक्टर साकिब का नंबर डायल करने लगा। आप कहाँ हैं सर? आप ठीक तो हैं? मैं इतनी देर से आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे थे। दूसरी तरफ से पहली घंटी पर ही कॉल रिसीव कर ली गई और बिना कुछ सुने तेजगाम जैसी रफ्तार से बेवक्त सवालात और शिकायत का सिलसिला शुरू हो गया। बात कुछ यूँ है बेटा जी के तुम्हारे सर जी हमारी खातिर मदारत में मसरूफ थे और उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि तुम जैसे छोटे मोटे अफसर से बात करके इसे ज़ाया किया जाए, इसलिए उन्होंने तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? डीएसपी साहब के साथ क्या सलूक किया है तुमने? इसे जैसे पता चला कि लाइन पर इसके अफसर के बजाय उनमें से कोई है जिन्होंने इसके अफसर के नाजुक सूरत हाल पैदा कर रखी है, तो इसकी टून बदल गई और आज भी फिक्रमंदी की जगह गुस्से ने ले ली। तुमसे तुम कुछ नहीं चाहते, अलबत्ता अगर तुम अपने बॉस इसकी फैमिली को सलामत देखना चाहते हो तो हमारी राह में आने की गलती किए बगैर हमें यहाँ से जाने दो। माज ने फौरन अपना मुतालबा पेश किया। ये कैसे हो सकता है? हम तुम जैसे खतरनाक मुजरिमों को इतनी आसानी से फरार होने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? ऐसी किसी हिमाकत के बारे में सोचो भी नहीं और ख़ुद को कानून के हवाले कर दो। इसने धौंस जमाने की कोशिश की। दूसरे अल्फाज में तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें डीएसपी जहीर खान उसकी फैमिली की कोई परवाह नहीं और तुम इनके सरों की कीमत पर हमारी गिरफ्तारी चाहते हो? मैंने ऐसा कब कहा? जहाँ वो माज की बात पर बौखलाया, वहीं जहीर खान के चेहरे पर भी तारीख से साया लहरा गया। जब तुमने मेरी इस बात पर गौर नहीं किया, अगर तुम इन सब की सलामती चाहते हो तो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता दे दो। तो इसका यही मतलब निकलता है कि तुम इनकी ज़िंदगियों से कोई गर्ज नहीं है। वो जानबूझकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था जिनसे जहीर खान को धचका लगे और वो समझ सके कि इस खेल में इस जैसे मोहरे की क्या हैसियत है। तुम ज़रा सब्र से काम लो, मैं ऊपर किसी से रब्ता करके सूरत हाल बताता हूँ
और फिर तुम्हें जवाब देता हूँ। इसने वक्त हासिल करने के बहाने घड़ना शुरू कर दिए, वरना ही मुमकिन नहीं था कि अब तक ऊपर वालों को इस सूरत हाल से आगाह न किया गया हो। हमें तुम्हारे जवाब की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये इत्तला दे रहा हूँ कि हम ज़हीर खान उसकी फैमिली के साथ यहाँ से जा रहे हैं। हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत करने वाला अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। इसे अपना फैसला सुनाया और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। तुम्हारी गाड़ियों की चाबियाँ कहाँ हैं? अब वो ज़हीर खान से मुखातिब था। एक सेट ड्राइवर के पास होता है और दूसरा तुम्हें मेरी स्टडी टेबल की दराज में मिल जाएगा, लेकिन क्या तुम संजीदा हो कि पुलिस के घेरे की परवाह किए बगैर यहाँ से निकल जाओगे? ज़हीर खान का खून खुश्क हो रहा था। वो समझ सकता था कि जब वो लोग इसकी गाड़ियों के जरिए ही से यहाँ से फरार होने की कोशिश करेंगे तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होगी और गोली किसी का नाम पूछकर इससे नहीं लगती, और उसकी बीवी और बच्चे के साथ गाड़ियों में हुए तो इन्हें भी गोलियां लगने का इतना एहतमाल होता जितना इन मुजरिमों को। जाहिर सी बात है, अगर मैंने यहाँ से निकलने के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किए तो पुलिस मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार करने के मामले में संजीदा हो जाएगी, और ऐसा मुझे मंजूर नहीं। तुम पुलिस वालों से मुज़ाकरात करके देखो, हो सकता है कोई दरमियान की राह निकल आए। ज़हीर खान इसे कायल करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास सीधी राह मौजूद है तो मुझे इतनी जहमत उठाने की ज़रूरत क्या है? बस अब चलने की तैयारी करो। इसने ज़हीर खान को जवाब देकर खुद बाहर निकलकर अपने साथियों को हिदायत देने लगा। उन्होंने पोस्ट में खड़ी ज़हीर खान की दोनों गाड़ियों के जरिए वहाँ से निकलने का फैसला किया था, और दोनों ही बड़ी गाड़ियाँ थीं जिन गाड़ियों में वो यहाँ आए थे। इन्हें ले जाने की फिक्र यूँ भी नहीं थी कि वो चोरी की गाड़ियाँ थीं और इसी मुहिम के लिए हासिल की गई थी। एक गाड़ी में ज़हीर खान को बिठाओ और दूसरी में इसके बेटे को। ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो यहाँ हदायत जारी करने के साथ साथ लाला के साथ भी मुसलसल राब्ते में था और इसे यहाँ के पल पल की खबरें दे रहा था। साथ ही इसने एक ऐसी तारीख खिड़की भी संभाल ली थी जहाँ से पुलिस वालों की नकलो हरकत भी देखी जा सकती थी। इसकी तरफ से फरार की धमकी मिलने के बाद उनमें बेचैनी फैल गई थी और वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। इससे मध्यम रोशनी में एक पुलिस वाले को रेंग कर उस दीवार की तरफ बढ़ते देखा जिसे फांद कर वो खुद अंदर आए थे। फौरन ही खिड़की की चौखट से टिकी इसकी गन की नाल से गोली निकली तो इस पुलिस वाले के करीब से साईं की आवाज के साथ गुजरी। इसने इसतरारी तौर पर अपना सर बिल्कुल जमीन के साथ चिपका लिया। ये ना समझना कि मेरा निशाना अच्छा नहीं, लेकिन मैं खामखा खून की होली खेलना पसंद नहीं करता। इस पहली मोहलत को गनीमत जानो और अपने आदमी को दूर रखो। ज़हीर खान का मोबाइल अभी तक इसके पास था। इसने इंस्पेक्टर साकिब का नंबर डायल करके इसे तंबीह की और इसका जवाब सुने बगैर लाइन काट दी। रद्द-ए-अमल में यकदम बाहर अंधेरा छा गया। अब सिर्फ ज़हीर खान के घर की रोशनी गुल नहीं थी, बल्कि पूरी सोसाइटी पर अंधेरा छा गया था। सूरत हाल ऐसी थी कि सोसाइटी के हर घर के मकीनों के दिल सहमे हुए होंगे और वो भी इन्हीं की तरह अपने मकानों के अंदर कुछ देखने के लिए मोबाइल टॉर्चेस का सहारा लेने पर मजबूर हो गए होंगे। पुलिस वाले शायद इस तारीकी का सहारा लेकर घर में घुसने की फिक्र में थे। बस अब निकल चलो। इसने एक तरफ लाला से मुज़ाकरात किए, दूसरी तरफ अपने साथियों को पुकारा। इन्हें अब बस यहाँ से निकलने की फिक्र करना थी। पुलिस वालों को संभालना लाला का काम था। इसे उतारो। वो गाड़ियों में बैठ रहे थे कि गाड़ी की अंदरूनी रोशनी में ज़हीर खान के नौजवान बेटे को देखकर वो ठिठक गए और यकदम इसे साथ न ले जाने का फैसला किया। ज़हीर खान कितना ही बुरा आदमी था, इसमें इसके बेटे का कोई कसूर नहीं था। इसकी बेफिक्री के दिनों में इसे किसी लड़ाई में घसीट लेना इसके साथ ज्यादती थी। इसने लड़के को गाड़ी से उतरवा दिया। जिस लम्हे दोनों गाड़ियां स्टार्ट हुई, फजा में फायरिंग की इतनी ज़बरदस्त आवाज़ें गूंजी के गाड़ियों में स्टार्ट होने की आवाज़ें इन आवाज़ों में दब गई। ये लाला और उसके साथियों का कारनामा था। आसपास की महफूज पोजीशन पर छुपे वो पुलिस की तवज्जो बटाने के लिए ये हवाई फायरिंग कर रहे थे, जिसने पुलिस वालों को तासर दिया कि जैसे इन पर पीछे से हमला कर दिया गया हो। वो बौखलाकर इस फायरिंग का जवाब देने की कोशिश करने लगे और इस दौरान दोनों गाड़ियां मुकम्मल बंद शीशों के साथ गेट से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। पुलिस वालों को इनके फरार का अंदाजा हुआ तो अंधेरे में ही गाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश करने लगे। मजबूरन इन्हें भी जवाबी फायरिंग करना पड़ी, लेकिन ये एक महदूद वक्त के लिए था। गाड़ियां सोसाइटी की गेट से निकली तो फायरिंग से जान छूट गई। ताकुब का अंदेशा इसलिए नहीं था कि जिस वक्त वो ज़हीर खान के साथ पूछताछ में मसरूफ था, जारो एंड कंपनी ताक कर पुलिस की गाड़ियों के टायरों को निशाना बना चुकी थी। अब अगर कोई गाड़ी ठीक हालत में थी तो इसकी राह रोकने के लिए लाला और इसके साथी मौजूद थे। इन गाड़ियों में ट्रैकर लगा होगा, हम इन्हें अपने ठिकाने तक नहीं ले जा सकते। थोड़ा फासला तय हुआ तो विक्की ने अहम मसले की तवज्जो दिलाई। लाला से बात करता हूँ, इसने जवाब दिया और अभी राब्ता करने ही जा रहा था कि खुद लौला की कॉल आ गई। वो इन्हें बता रहा था कि इन्हें ठिकाने पर जाने की बजाय किस जगह रुककर गाड़ियां तब्दील करना है। साथ ही बड़ी शाहराहों को छोड़कर सफर करने की हिदायत भी थी ताकि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों से सामना न हो सके। लाला कभी किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं करता। जो बात मुझे सूझी है इसके दिमाग में भी फौरन आ गई होगी। विक्की ने इस हुक्म को सुनकर चहकते हुए तबसरा किया।
اگرچہ ابھی وہ پوری طرح محفوظ نہیں تھے، لیکن پولیس کا گھیرا توڑ کر نکل آنے سے دباؤ کافی حد تک کم ہوا تھا اور اتنی گنجائش نکل آئی تھی کہ ایسی گفتگو کی جا سکتی تھی۔ جلد ہی وہ لالا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں ان کو لینے کے لیے 2 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں۔ یہاں انہوں نے اس مہم کے دوران استعمال ہونے والے اپنے موبائل فون، جو صرف اسی مہم کے لیے حاصل کیے گئے تھے، ضائع کیے اور ظہیر خان سمیت دوسری گاڑیوں میں منتقل ہو گئے۔ اس ساری مہم کے دوران لالا سمیت ان سب نے جو موبائل اور سمز استعمال کی تھیں، ان میں سے کچھ بھی ان کے نام رجسٹر نہیں تھا، اس لیے اس کا ریکارڈ یہ CDR وغیرہ نکالنے کے لیے پولیس کو ان تک رسائی حاصل کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے شٹ ڈاؤن کرنا ہوگا۔ نئی گاڑیوں میں سفر کا آغاز ہوا ہی تھا کہ ڈرائیور نے وکی اور ماس کے درمیان پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے ظہیر خان کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے مت مارو، دیکھو میں تم لوگوں کے ساتھ پورا تعاون کر رہا ہوں۔ وہ سمجھا کہ اس کی موت کا حکم صادر کر دیا گیا ہے، اس لیے خوفزدہ ہو کر چلانے لگا۔ اس کے اس شور شرابے کو ماس کی ہتھیلی کے ایک وار نے بند کر دیا اور وہ مرجھائی ہوئی توری کی طرح نشست پر اس طرح ڈھیلا ہو کر بیٹھا رہ گیا کہ اس کا سر وکی کے کاندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سفر کچھ اور طے ہوا تو انہیں اندازہ ہوا کہ گاڑیاں اس سمت میں روانہ نہیں جہاں لالا کا وہ محفوظ ٹھکانہ موجود تھا، جہاں وہ اب تک مقیم رہے تھے اور جہاں لوٹ کر جانا طے تھا، جہاں لالا کا حکم ہے۔ ڈرائیو کرنے والے نے اس کی اس سوال کا مختصر جواب دیا۔ صورتحال میں اس تبدیلی نے ان سب کو کچھ نہ کچھ تشویش میں مبتلا کیا، لیکن ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ صرف ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ گاڑیاں نیلی کی موجودہ قیامگاہ پر پہنچی تو ایک اور خیال ماس کے دماغ پر دستک دی۔ ظہیر خان کو نیلی کے سامنے حساب کے لیے پیش کرنے لایا گیا تھا اور وہ اپنے اس خیال میں اس لیے بھی درست تھا کہ ظہیر خان سے ضروری معلومات تو وہ اس کی رہائش گاہ پر حاصل کر چکے تھے۔ اس سے ضروری نہیں تھا کہ اس کو یہاں تک اپنے ساتھ لایا جاتا، وہ تو ڈھال کی حیثیت سے بھی استعمال نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال جو بھی بات تھی، اسے لالا کے آنے پر واضح ہونا تھا اور لالا کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہاں، ایک پیغام مل گیا تھا، آپ لوگ فی الحال آرام کریں، لالا کی آمد پر آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن چھٹی حص کسی گڑبڑ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ معزز سامعین، انتقام کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔